हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एक मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे और इस मॉडल सेट में हम लोग 50 MVVI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो क्लास 10th के साइंस में बोर्ड एग्जाम 2022 में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग 50 MVVI ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। देखिएगा क्वेश्चन से एक राय की, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, जैसा कि आप लोग पता होता है। विद्युत में तार होता है उदासीन, और भू संपर्क में इन तारों के रंग होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, देखिएगा जो विद्युत में तार होता है ना, विद्युत में तार का रंग लाल होता है और उदासीन तार का रंग क्या होता है, काला होता है। और भू संपर्क जिसको अर्थिंग कहते हैं, इसका कलर क्या होता है, हरा होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, या फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या फिर ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए में आपका तापीय ऊर्जा को, या फिर नाभिकीय ऊर्जा को, या फिर सौर ऊर्जा को, या फिर स्थितिज ऊर्जा को। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, जो जल विद्युत संयंत्र होता है ना, जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिएगा चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर गुजरात में। तो दोस्तों, नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र जो है ना, ये आपका कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए में आपका 40 सेंटीमीटर, या फिर 30 सेंटीमीटर, या फिर 20 सेंटीमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ये प्रश्न में क्या है कि वक्रता त्रिज्या r का मान दिया हुआ है, और दोस्तों फोकस दूरी होता है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे f को जो हम लोग क्या करेंगे, r से भाग मतलब r/2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे हम लोग 40/2 करेंगे, तो यहाँ पे 20 गुना 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से करा कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, या फिर वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, या फिर वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, या फिर वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो दोस्तों, जब भी मैग्निफिकेशन यानी कि m का मान नेगेटिव आए ना, जब भी m का मान क्या है, नेगेटिव आए, तो आवर्धन जो होगा ना, मतलब वस्तु क्या होगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है ना, कौन से दर्पण में बनता है। ऑप्शन ए में आपको समतल दर्पण में, या फिर उत्तल दर्पण में, या फिर अवतल दर्पण में, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा समतल दर्पण में बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को जो है ना, हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक राय की
पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दे परितारिका या फिर अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्र पटल या फिर रेटिना। तो दोस्तों पुतली के साइज को कंट्रोल करने वाला जो गहरा पेशीय डायफ्राम होता है ना, इसको कंट्रोल क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब मानव नेत्र में बनता है ना, मानव नेत्र के रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से क्या है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में आपको तो कोयला को या फिर जल को या फिर सूर्य को या फिर परमाणु को। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं ऊर्जा के सभी स्रोतों में अनंत स्रोत जो है ना सूर्य को माना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कोयला जो होता है ना अनवीकरणीय संसाधन होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपको दे सिलिकॉन या फिर क्रोमियम या फिर यूरेनियम और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक होता है ना यूरेनियम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है ना साइंस के काफी महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड का एक मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न जो है ना NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। ऑप्शन ए में आपका 20 किलोमीटर पर आवर या फिर 15 किलोमीटर पर आवर या फिर 30 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो पवन की जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि धातुओं में धाराभाग होते हैं। ऑप्शन ए में आपको प्रोटॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर कोर इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातुओं में जो धाराभाग होते हैं ना मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करेक्ट 13 प्रश्न है कि कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया नीला या फिर बैगनी या फिर लाल और ऑप्शन डी में आपका दिया पीला। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा लाल रंग का प्रयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में प्रयोग करते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और इस प्रकार क्या होता है कि लाल रंग बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में आपका दिया लाल या फिर नीला या फिर पीला या फिर बैगनी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर में की तरह है, सभी प्रश्न आधारित है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे टिंडल प्रभाव जो होगा ना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जब व्हाइट प्रकाश क्या होता है कि यहाँ मतलब जब व्हाइट प्रकाश पृथ्वी पर आता है, जो श्वेत प्रकाश व्हाइट प्रकाश में क्या होता है कि 7 रंग होता है और ये 7 रंग में जो नीला रंग होता है ना, इसका नीला रंग को प्रकीर्णन ज़्यादा करता है। और इसी नीला रंग के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि हमें पृथ्वी से आसमान नीला प्रतीत होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। और ये प्रकीर्णन क्या होता है कि मतलब जब प्रकाश सूर्य जब जो है ना प्रकाश क्या होता है कि पृथ्वी पर पड़ता है, तो पृथ्वी में पड़ने से पहले जो वायुमंडल में पड़ता है ना प्रकाश ना, तो वायुमंडल में क्या होता है कि धूलकण होता है, पार्टिकल्स होता है। और उसी धूलकण या फिर जलवाष्प से प्रकाश जब टकराता है तो क्या होता है, इसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, छितरा जाता है चारों तरफ प्रकाश। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन के 3 आमंद होते हैं? ऑप्शन ए में आपको CH3 या फिर C2H6 या फिर CH3H8 या फिर C3H8। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि
हाइड्रोजन और कार्बन के जो संयोग से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वो आपका क्या होगा, C3H8 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से एक रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है H2O या फिर C6H12O6 या फिर CO2 या फिर HNO3। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो संयोग से जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी कि कहने का अर्थ है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो यहाँ पे C6H12O6 में क्या है कि यहाँ पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है, इसलिए एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो गूगल पर आप लोग सर्च जरूर कीजिएगा majortarget.co.in। इसमें आप लोग को हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, फॉर्मूला, सभी प्रकार के प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग को इजीली मिल जाएंगे। इनके साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे। तो आप लोग फटाफट से हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और देखिएगा वेबसाइट का लिंक जो है ना आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CH4 या फिर C2H6 या फिर C2H4 या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं यहाँ पे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया चालक की लंबाई पर या फिर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या फिर चालक की प्रकृति पर या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं किसी भी चालक यानी भी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है ना वो किस किस पर करता है, चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है और चालक की प्रकृति भी पर करता है, यानी कि ये सभी पर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो श्रेणी क्रम में या फिर पासरो क्रम में या फिर ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर को विद्युत परिपथ में यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग जो जोड़ते हैं ना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में जो अमीटर का प्रयोग जो करते हैं ना विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश तरंग की प्रकाश तरंगे होती है चुंबकीय तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर विद्युतीय तरंग और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों निर्वात या शून्य में जो प्रकाश की चाल होता है ना 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है जो सबसे ज्यादा होता है अन्य माध्यमों की तुलना में, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल सेट को सोल्व कर रहे हैं और ये मॉडल सेट जो है ना आपका बिहार बोर्ड पर आधारित है। अगर ये सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से पढ़ लेते हैं तो आपकी फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। तो दोस्तों ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग को लास्ट में फटाफट से कमेंट करके बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आप लोग को इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी प्रश्न ललन टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CaO या फिर CaOH2 या फिर CaCO3 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है Ca। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो बुझा हुआ चूना होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों बिना बुझा हुआ जो चूना होता है ना कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग CaO कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है वो आप लोग को बताना। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ CH3COOH या फिर C2H12O6 या फिर C12H12O11 या फिर CH3CHO। तो दोस्तों चीनी का जो रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो आपका C12H22 और O11 होता है। कहने का अर्थ है कि C12OH22 और O11 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से एक रहा है कि देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धारा के उसमें प्रभाव पर या फिर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या फिर धारा के रासायनिक प्रभाव पर या फिर किसी पर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं विद्युत फ्यूज जो कार्य करता है ना, विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है? धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रखा जाए तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए में आपका दिया समान्य चुंबक या फिर विद्युत चुंबक या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी नरम लोहे को जब धारावाही कुंडली के गर्भ में रखते हैं तो क्या बनता है? विद्युत चुंबक बनता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका विद्युत मोटर में या फिर विद्युत जनित्र में या फिर अमीटर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गैल्वेनोमीटर में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाता है ना, किसमें किया जाता है? विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वाट या फिर वाट घंटा या फिर यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है ना, यूनिट होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? बहुत कम हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होता है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जब भी ओवरलोडिंग होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यूज होता है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए में आपको दिया समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सौर कुकर में हम लोग जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, जमा करता है। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 1 माइक्रो एम्पीयर कितना होता है, यानी कि 1 माइक्रो एम्पीयर कितने एम्पीयर के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोग को दिखता होगा साफ साफ, तो आप लोग को डायरेक्टली इसका आंसर बता देते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पीयर जो है ना 10 के पावर -6 एम्पीयर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए में आपको प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तित या फिर प्रकाश का वर्णविक विक्षेपण या फिर प्रकाश का अपवर्तन या फिर इनमें से किसी का नहीं होना। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का जो मुख्य और मेन कारण होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारा वेबसाइट में जो है ना क्लास 10 के सभी विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप हमारे वेबसाइट अभी तक विजिट नहीं किए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर गूगल में आप लोग सिंपली सर्च कीजिएगा majortarget.co.in। इसमें आप लोग को जैसे सर्च कीजिएगा तो पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना बहुत सारा पेज खोल के आएगा, मतलब एक ही पेज खोल के आएगा। और फ्रंट पेज में जो है ना आप लोग को साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत हो गया, मैथ्स हो गया, सभी चैप्टर का जो है ना उसके अंदर चैप्टर वाइज आप लोग को वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न और क्वेश्चन बैंक का जो है ना मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम की किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया NaCl का या फिर Na2CO3 का या फिर NaOH का या फिर NaHCO3 का। तो दोस्तों कठोर जल को मृदु बनाने के लिए जो है ना Na2CO3 का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 33वां प्रश्न क्या करा है कि कार्बन के दो अपर रूप के अलावा तीसरा अपर रूप का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपको दे हीरा या फिर ग्रेफाइट या फिर फ्लोरीन कार्बन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो यहाँ पे कार्बन के दो अपर रूप के अलावा जो तीसरा अपर रूप होता है ना वो आपका फ्लोरीन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन ए में आपका उपचयन, अपचयन अभिक्रिया या फिर उष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया या फिर विघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भोजन का पचना जो है ना यह एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, इसे आप लोग को याद रखना है। और ये प्रश्न आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहेंगे या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन गैस जिसका संकेत N2 होता है, और ऑप्शन डी में आपको दे कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं वैश्विक ऊष्मन के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है ना वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए में आपको तो कोयला या फिर लकड़ी या फिर प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी में आपको तो सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो होगा ना क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक गैस क्या हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होगा। इसमें जो होता है ना क्या होता है कि प्रदूषण नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, इसमें क्या होता है कि भारी मात्रा में धुआं निकलता है जिनके कारण हमारा वायुमंडल क्या होता है प्रदूषित हो जाता है, और इनके कारण क्या होता है कि ये अम्लीय वर्षा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 37वां प्रश्न क्या करा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो ये धुआं जो है ना किसका होता है, ऑक्सीजन गैस का होता है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है या फिर नाइट्रोजन गैस का होता है या फिर लेड ऑक्साइड का होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये गैस जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में कौन अवकारक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है H2 जिसको हम लोग हाइड्रोजन कहेंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर हाइड्रोजन डाइसल्फेट। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं यहाँ पे जो अवकारक होगा ना हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जठर रस का pH मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका 1.2 है या फिर 7 है या फिर 14 है या फिर 10 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जठर रस का जो pH मान होता है ना 1.2 होता है, यानी कि 1.2 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के 50 से MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मॉडल सेट को सॉल्व कर रहे हैं। और ये मॉडल सेट स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए, बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं ना ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कराए कि पीतल किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको धातु का या फिर अधातु का या फिर मिश्र धातु का या फिर उपधातु का। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग को बता देते हैं पीतल जो होता है ना पीतल क्या होता है कि कॉपर जिसको हम लोग Cu कहेंगे, और Zn का क्या होता है मिश्र धातु होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन जो है ना कौन ऐसा मेटल है जो नहीं करता। ऑप्शन ए में आपको सोना या फिर सोडियम या फिर लोहा या फिर तांबा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सोना क्या होता है कि ये जो है ना ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसमें ये संक्षारित नहीं होता है, यानी कि ये संक्षारित रोधी होता है। सोना में क्या होता है कि जंग नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है ना ऑक्सीजन के संपर्क में जाने से क्या होता है इसमें कोई भी प्रभाव कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इनके अलावा आपका सोडियम हो गया जो जल जाएगा, ठीक है, मतलब आग लग जाता है। इसमें लोहा क्या होता है कि इसमें जंग लग जाता है, और इसी प्रकार तांबा में क्या होता है कि जंग लग जाता है। लेकिन ये सोना में क्या होता है कि ये संक्षारित रोधी है, ठीक है, इसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए जो है ना इसमें धातु एक ऐसा है इसमें वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से एक pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन ए में आपका 2 या फिर 7 या फिर 6 या फिर 13। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जिस भी विलयन के pH का मान 7 से ज्यादा होता है तो विलयन क्या होता है कि क्षारक विलयन का मान देता है। तो यहाँ पे 7 से ज्यादा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ग ए के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आपका संक्रमण तत्व या फिर क्षार धातु है या फिर क्षार मृदा धातु या फिर लेथिनाइड्स। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं वर्ग ए के तत्व जो कहलाते हैं है ना, वो क्या कहलाते हैं, क्षार धातु ये कहलाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, यानी कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, अम्ल या फिर क्षार या फिर लवण। और ऑप्शन डी में आपका देखो कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना पड़ेगा अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना जल में घुल करके क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, यानी कि एसिड बनाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए में आपको तो मैग्नीशियम का या फिर सोडियम का या फिर एल्यूमिनियम का या फिर बेरियम का। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बॉक्साइट जो होता है ना ये किस धातु का अयस्क होता है। तो दोस्तों ये बॉक्साइट जो अयस्क है ना, ये बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वें प्रश्न को देखिएगा, क्या कराएगा कि एथनॉल सोडियम से विक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। ऑप्शन ए में आपको हाइड्रोजन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो एथनॉल होता है ना सोडियम से विक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एथनॉल जो है ना सोडियम से विक्रिया करके बनाता है हाइड्रोजन गैस, इसे आप लोग को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं फिर से कि क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ लाना चाहते हैं आप लोगों को गूगल में सिंपली सर्च करना है majortarget.co.in या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप लोग को क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस का जो है ना आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड, यानी कि आप फ्री में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये बात है कि आप लोग जो है ना फ्री में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के जैसा पूरा एकदम यहाँ पे पेज बना हुआ है, तो आप लोग ऑनलाइन जरूर पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सोडियम जिंकेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना वो आपका क्या होता है, Na2ZnO2 होता है, Na2ZnO2 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अक्रिय तत्व कौन है। ऑप्शन ए में आपको तो कार्बन या फिर हीलियम या फिर ओडम या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं यहाँ पे जो अक्रिय तत्व होगा ना आपका हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो अक्रिय तत्व एक प्रकार का ये हीलियम हो गया। हीलियम क्या होता है कि बहुत ही हल्का गैस होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका गंधक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों सिरका में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा सीएनजी का जो विस्तार होता है ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसको हम लोग हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास 10 के साइंस के 50 एमबीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। और इस मॉडल पेपर में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इस वीडियो में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना भी आपका स्टूडेंट है, जितना भी संग साथी है ना, चारों तरफ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को SW का क्वेश्चन का आंसर भी बताना है कि मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन ए में आपको सेरिबेलम या फिर सेरिबेलम या फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग इसी वीडियो में फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। और साथ में भी बताना है कि 50% में से पहले से आप लोगों को कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आप सब जो है ना इसी वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सभी प्रश्न लल्लन टॉप क्वेश्चन था। अब चलिए फ्रेंड है और रिक्वेस्ट है कि एक रिक्वेस्ट यह है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है, जितना भी आपका ग्रुप है ना, चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।